मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे, मोदी ने एक नारा दिया था, लोगों ने भी कहा मोदी है तो मुमकिन है। एक मामले में मुझे लगता है कि वो नारा असफल हो गया। बहुत से इस देश में काम हुए। अभी कल ही नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका पूरे विश्व में डंका बजता था, पूरे विश्व के लोग आकर हमारे भारत से ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसी दो यूनिवर्सिटियां यानी कि विश्वविद्यालय का एक बड़ा नाम था, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जिसने पूरे विदेशों में और पूरे विश्व में अपने ज्ञान को बखेरा, ऐसी यूनिवर्सिटी का 821 वर्ष बाद पुनर्निर्माण होना, ये अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व घटना भी है कि कैसे मोदी जी अपनी विरासत को लेकर कितने ज़्यादा सुदृढ़ हैं उस विषय को लेकर, और कितने ज़्यादा संवेदनशील भी हैं। तो उस यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ, आपको मालूम है कि जो मुगल आए, मुस्लिम लोग आए वहाँ से, बाहर से मुगल, और उन लोगों ने हमारे ज्ञान के केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाया, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। ऐसी ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को, वो विश्वविद्यालय था बहुत बड़ा, कहते हैं कि उसके 9 मंजिल तक वो उसकी बिल्डिंग थी, और 90 लाख पुस्तकें, ज्ञान का भंडार था वहाँ। विदेशों से लोग आकर पढ़ते, और 3 महीने तक वो पुस्तकें जलती रही, उसको पूरी तरह से जलाकर कि हमारे भारत का ज्ञान तहस नहस हो जाए। लेकिन मोदी जी ने कल जैसे कहा कि आप ज्ञान को जला सकते हो, लेकिन दिलों से और दिमाग से निकाल नहीं सकते। लेकिन किसी भी राजा ने, किसी भी सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आकर वो यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय की कल उसकी स्थापना हो गई। इसी प्रकार राम मंदिर, हमें याद है 10 साल पहले हम मित्रों में, अपने परिवारों में बाहर बहुत जाते थे, सबसे मिलते थे, तो एक चर्चा करते थे कि हम अपने जीवन में राम मंदिर बनता नहीं देख पाएंगे अपने इस जीवन में। लेकिन वो 10 साल में ही कैसे इतनी जल्दी मुमकिन हो गया। वो राम मंदिर का फैसला भी आ गया, उसका ट्रस्ट भी बन गया, उस मंदिर का शिलान्यास भी हो गया, और उस मंदिर में उसका पूजन भी हो गया, और उसका उद्घाटन भी हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, और लाखों लोगों ने, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने इन्हीं आंखों से हमारे रामलला के भव्य दर्शन भी किए, जो कल्पना भी नहीं थी। अभी एक ब्रिज का उद्घाटन होना है चिनाब नदी के ऊपर रियासी में, विश्व का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज, विश्व का केबल ब्रिज, जो भारत की टेक्निक को पूरे विश्व में स्थापित करेगा, वो बनकर तैयार हो गया है। उस पर कुछ ही दिनों में ट्रेन चलेगी। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, कितनी बड़ी बड़ी चीजें इस देश में इन 10 सालों में हुई। रोड देख लें, आज ऐसा लगता है कि हम अमेरिका में हैं। बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। गरीब आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए आयुष्मान योजना, कल्पना कर सकते हैं कि 5 लाख एक गरीब आदमी को इलाज के लिए मिल जाएगा। पहले कल्पना नहीं थी। हर व्यक्ति को मकान मिलने की कल्पना, एक गरीब आदमी को कि 2.5 लाख मिल जाना, बना बनाया मकान मिल जाना प्रधानमंत्री आवास योजना से, अकल्पनीय था। लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम मोदी ने किए, बड़े बड़े कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, देखने लायक भव्य, क्योंकि दोनों प्रकार का स्वरूप काशी का हमने देखा है, पहले का भी देखा है और आज का भव्य रूप भी देखा है। तो इतने बड़े बड़े काम, पूरे विश्व में डंका भारत का बजना, जिस भारत के लोगों के प्रति अमेरिका जैसे लोग तो सोचते थे कि ये तो सांप और मेंढकों और इन लोगों का देश है, लेकिन आज भारत को कितनी दृष्टि, सुंदर दृष्टि से देखा जाता है कि ये भारतीय है। बड़े बड़े युद्धों से भारतीय नागरिकों को निकाल कर ले आना, बड़े बड़े युद्धों, देशों के युद्ध रोक दिए जाते हैं कि यहां से भारतीय नागरिक निकालने हैं भारत ने। यानी ऐसी ऐसी
अभूतपूर्व घटना इस देश में हो रही हैं, तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पर इन चुनावों में मुझे लगता है, जिस विषय को मैं रखना चाह रहा हूं, कि एक मामले में मोदी है तो मुमकिन है, ये मामला पूरी तरह से फेलियर है। मोदी जी का एक विजन जो चला, परिवारवाद, किस देश से परिवारवाद की राजनीति का अंत करना है, तो मुझे लगता है कि यहां पर मोदी है तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे यही साबित करते कि परिवारवाद पार्टियों को, लोगों को बड़ी पसंद आती है। उसका कारण मुझे लगता है कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों की जो संघर्ष का काल रहा, जिसको हम गुलामी का कालखंड भी कहते हैं, उसमें हम लोग इतने अधीन हो गए किसी के प्रति कि हम लोग अपना स्वाभिमान भूल गए। हम जातियों में बह जाते हैं और एक ही परिवार की गुलामी करने का, एक राजा से राजशाही में एक वंश परंपरा का सम्मान करने का हमारा स्वभाव, जिसको डीएनए कहता है, लगता है वो बनना शुरू हो गया। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि पहला ही उदाहरण है राहुल गांधी। एक परिवार का बच्चा, उसका ये नहीं पता कि वो कौन से खानदान का, लेकिन गांधी नाम रखा और ये लगता है कि नेहरू गांधी वंश परंपरा से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको पसंद करना, जबकि उनकी लगातार तीसरी बार हार हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे दिखाया जाता है जैसे राहुल गांधी भगवान हो। अखिलेश यादव, कितना जबरदस्त तरीका चला अखिलेश यादव ने, 5 यादवों को टिकट दी और 5 के 5 यादव उनके भाई जीत गए। उनकी पत्नी जीत गई जो पिछली बार हार गई थी, उनके भाई पिछली बार हार गए थे। केवल आजमगढ़ से अखिलेश यादव और क्या कहते हैं अपना मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, ये 2 लोग जीते परिवार से। बाकी 3 लोग पिछली बार भी परिवार से लड़े थे, वो हार गए थे। लेकिन इस बार 5 परिवार के लोग जीत गए। उस जाति ने भी नहीं कल्पना की, यादव जाति ने, कि हमारा तो उपहास ही उड़ा दिया। परिवार में यादवों में केवल 5 ही यादव और कोई यादव नहीं, लेकिन उन्होंने 95% वोट अखिलेश को ही किया, केवल जाति के नाम पर। और मुसलमान तो उसकी तो मजबूरी है, वो तो करेगा ही वोट। यानी कि 30% वोट से अखिलेश यादव की शुरुआत होती है, 20% मुस्लिम और 10% यादव। तो 30% से जाकर उसको केवल जातियों में उसने बांट के 10% वोट ही बढ़ाना था। लेकिन भाजपा को तो हिंदुत्व के नाम से ही शुरुआत करनी पड़ती है। कुछ सुधार है, हिंदू बहुत जागृत भी है कि 40-41% वोट वैसे नहीं आ जाता। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आप उनके प्रत्याशी देखें जो जीते हैं, चाहे वो इकरा हसन जीती हो, चाहे वो बीपीएल सरोज की बेटी जीती हो, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा की पोती वहां से जीती हो, तो परिवारों के लोग ज्यादातर उनकी पार्टी में जिन्होंने उनको टिकट दी वही लोग जीते। यानी लोगों की एक मानसिक भारतीय मनस्थिति ऐसी है कि वो परिवार के लोगों को ही पसंद करते हैं। आप देखेंगे जहां भी करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि, कहीं भी किसी भी उसमें जाएंगे, बाला साहब ठाकरे, उनकी संतान उद्धव ठाकरे, चाहे वो अपने पिता के विचारों को पूरी तरह तिलांजलि दे चुके हों, उसके बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं, है तो बाला साहब का लड़का ही। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, देवी लाल और ऐसे केवल परिवार के प्रति समर्पण होता है, जाति से मतलब है। अब हमारे यहाँ, हमारे ग्रंथों में भी हमारे गुरु और संत भी बताते हैं कि 2 प्रकार की सृष्टि है। कौन सी? एक है नाथ सृष्टि और एक है बिंदु सृष्टि। नाथ सृष्टि यानी कि गुरु अपने शिष्य को मंत्र दीक्षा देता है, अपने पास रखता है और उसको अपना बेटा मानता है। आप देखेंगे जो सन्यास में होते हैं, उनके आई कार्ड भी आप देखेंगे तो उनके गुरु का नाम पिता की जगह उनके पिता का नाम लिखा होता है। एक है बिंदु सृष्टि। बिंदु का मतलब माता पिता के रज और वीर्य से जो उनकी संतान उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं बिंदु सृष्टि। ये 2 प्रकार की सृष्टि हैं। इसमें आप मूल अंतर समझेंगे। जैसे कि बिंदु सृष्टि में एक पिता है, उसकी संतान को ही उसके सारे अधिकार मिलते हैं, चाहे वो बेटा कितना भी निकम्मा हो, कैसा भी हो। लेकिन ये है कि वो
बेटा है उसका, तो उसमें गुणवत्ता नहीं देखी जाती। राहुल गांधी है, वो कितना भी दिमाग का होगा, कैसा भी होगा, लेकिन वो गांधी परिवार से है, तो हमें उसका ही सहयोग करना है, क्योंकि वो गांधी का बेटा है। जैसे उद्धव ठाकरे हैं, उस हिंदुत्व के विचार को छोड़कर उनको पूरे मुसलमान वोट मिले हैं। मुस्लिम वोटों ने ठान लिया था जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देना है। उन्होंने हिंदुत्व के अग्रज बाला साहब के बेटे को भी 98 से लेकर कई बूथों पर 100% वोट डाला। और जो हिंदुत्व का विचार का लोग थे, शिंदे, और बड़े बड़े चैनल वाले भी कह रहे हैं ये परीक्षा में शिंदे फेल हो गए, जबकि लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन गुणों के अनुसार उसने शिंदे ने बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनमानस उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह से मैं उदाहरण देता हूं, जयललिता जब भी यहां से गई तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं तो उस पार्टी की हालत पूरी तरह खराब हो गई। यानी दूसरे लोगों को लोग स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। अब नवीन पटनायक का उदाहरण लीजिए, जब तक नवीन बाबू थे तब तक वो बीजेडी थी, अब वो बुजुर्ग हो गए, उनको शादी उन्होंने की नहीं, उनकी कोई विरासत नहीं है, तो उनके बेटा नहीं है, तो उस पार्टी को भी अब अंत की ओर चला जाएगा। इसी तरह से नीतीश की उन्होंने अपनी संतान को आगे नहीं किया, तो उनकी भी पार्टी का लगभग समापन होने की स्थिति में चली जाएगी। नीतीश के बाद ये पार्टी भी मैंने वही कहा कि दो प्रकार की सृष्टि, ये तो हुई बिंदु सृष्टि की बात। एक सृष्टि है नाद सृष्टि, जो गुरु अपने शिष्य को देता है। क्या तरीका होता है, एक गुरु के पास 100 शिष्य हैं, हमने बहुत स्थान देखे हैं, रामदेव के यहाँ, अपने गुरुओं के, बड़े बड़े संतों के पास देखेंगे, तो एक गुरु के पास मान लो 100 शिष्य हैं, लेकिन उस स्थान पे उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, जो उस 100 में हर मामले में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, तो उसमें गुणवत्ता देखी जाएगी। नाद सृष्टि में गुणवत्ता देखी जाती है, लेकिन भारतीय जनमानस मुझे लगता है कि नाद की बजाय बिंदु सृष्टि पे ज्यादा विश्वास करता है, कुछ गुलामी के कालखंडों की वजह से। आप कहीं भी देख लेंगे, तो इसके मैंने आपको उदाहरण बनाया कि किस तरह ममता बनर्जी है, उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी है, वो है तो पार्टी है, वरना नहीं। मायावती को देखेंगे, मायावती के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी शादी नहीं की, तो उसके उत्तराधिकारी न होने के कारण उस पार्टी का अब अंत होने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के मामले में हम कह सकते हैं कि ये नाद सृष्टि की तरह चलती है। संगठन है, जो गुणवत्ता में होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जिसको वो संगठन चाहता है, क्योंकि इसमें ये नहीं हो सकता कि किसी बाप का बेटा, चाहे वो निकम्मा है या कुछ भी है, कि वो बन जाए। लेकिन बाकी जगह पर आप देखेंगे ये है, और ये भारतीय जनमानस की पसंद भी है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने सब काम अच्छे किए, ये काम भी करने का प्रयास किया अच्छा, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। कोई एक महामानव आता है जो इस तरह के प्रयास करता है, जैसे हमारे महापुरुष आए, क्योंकि सदियों में महापुरुष संतान उत्पत्ति होती है इस देश में, कोई वीरों की भूमि खाली नहीं हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था कल, कि एक बात कही कि मैं उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि देश में जब बंटवारा हो तो वो बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर बंटवारा हो रहा है तो सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो और वहां जितना हिंदू है वो भारत में आए, इस तरह का बंटवारा होगा। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और बंटवारे में बहुत से मुसलमान यहाँ रह गए, लेकिन वो नहीं चाहते थे। लेकिन आज के जो कट्टर मुसलमान लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे, उन्हें भीमराव अंबेडकर की फोटो पीछे लगाते हैं, जो इस बात के खिलाफ थे, लेकिन जय भीम और जय मीम की बात करके अपनी राजनीति को करते हैं, बरगलाते हैं। जिस भीमराव अंबेडकर ने बहुत प्रयास किया इस समाज को सुधारने का, ऐसे ही एक युग पुरुष आए जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे, केवल कुछ संगठन के लोग, आरएसएस को जानने वाले लोग ही उनका नाम ज्यादातर जान पाते हैं। वो थे डॉक्टर हेडगेवार, बलीराव केशवराव हेडगेवार। वो आए, उस समय उन्होंने भी यही प्रयास किया। वो एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस की थी, गरीब परिवार से थे। वो चाहते तो उनको बड़ी बड़ी नौकरी के ऑफर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, उसमें कितने डॉक्टर मिलते थे, लेकिन उन्होंने कहा ना मैं शादी करूंगा
और ना मैं डॉक्टरी करके अपना बढ़िया जीवन जीऊंगा। मैं इस देश में, उन्होंने देखा कि इसका देश की गुलामी के कारण क्या है, इस संघर्ष काल के हमारे, उन्होंने देखा कि हम लोग अपने स्वाभिमान को भूल गए, हम जातियों में बट गए, तो हिंदू समाज को एक करूंगा। तो बहुत से लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया कि ये हिंदू समाज को एक करेंगे। जहां हिंदू नाम कहने में खुद को शर्म आती है, जो जातियों में बटा हुआ समाज है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो निचली तबके की जातियां हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको भी ऊपर उठाना है और उन सभी जातियों को, सभी हिंदुओं को एक करना है। वो अभियान लेकर बढ़े आगे। और एक बार एक वर्ग लगा था वर्धा के अंदर और सामने गांधी जी रुके हुए थे। तो गांधी जी ने देखा कि वो किसका वर्ग है, किसी ने बताया कि आरएसएस का एक वर्ग लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं देख कर आऊंगा। तो वो आए देखने, उन्होंने देखा सभी लोग पंक्ति में भोजन कर रहे हैं। तो गांधी जी ने वहां पे सबसे पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति, सब कहते हैं हम हिंदू हैं। गांधी जी हैरान हो गए, ऐसा भी हो सकता है कि जिस सपने को लेकर मैं बढ़ रहा था कि छुआछूत मुझे खत्म करना, वो तो संघ में है कि यहाँ किसी की कोई जाति नहीं, सभी एक साथ भोजन कर रहे हैं बैठ के एक ही पंक्ति में, भाई भाई की तरह रह रहे हैं। लेकिन आज भी 100 साल 99 साल हो गए संघ को, अब 2025 में 100 साल हो जाएंगे। लेकिन संघ के ऊपर जो सबसे बड़ा ब्लेम लगता है, कहते हैं ये तो जातिवादी संगठन है, जबकि संघ का प्रयास ही यही है। द्वितीय सरसंघ चालक ने जब उन्होंने, गोलवलकर जी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, तो उसमें शब्द भी दिया था उन्होंने, सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवत भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी कि मैं हिंदू हूं, सभी हिंदू सगे भाई की तरह हैं। ये मंत्र है संघ का, विश्व हिंदू परिषद का। आप देखेंगे तो ये मंत्र है कि सभी हिंदू भाई हैं, सगे भाई की तरह है, कोई हिंदू भी पतित नहीं है। मेरा मंत्र जो है वो हिंदू की रक्षा है और मेरा जो वो है वो समानता, हिंदू की समानता है, हम सब समान हैं। इतना बड़ा अभियान संघ की ओर से चलाया जाता है, लेकिन इस देश में संघ के ऊपर ही आरोप लगता है कि ये तो जाति की बात करती, जबकि संघ धर्म की, हिंदू की और भारत की राष्ट्रीयता की बात करता है। क्योंकि हम भारतीय लोगों का मानस एक व्यक्ति और उसके परिवार की आदतों में है। मोदी जी इसको प्रयास को मिटाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी का ये प्रयास, हो सकता है भगवान ने क्या लिखा है, लेकिन इस चुनाव में तो साबित हो रहा है। उन्होंने अपने यहां से प्रयास किया भाजपा से कि ऐसा कर ले, और वो कामयाब भी हुए कई मामलों में। हरियाणा में मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, मोहन यादव बने, भजन लाल शर्मा बने, अब शिवचरण मांझी बने, छत्तीसगढ़ से अरुण साव बने। यानी गरीब परिवारों के लोग इस देश के मुख्यमंत्री, और खुद मोदी चाय वाले एक प्रधानमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान इतने समय वो रहे। लेकिन अभी भी भाजपा में बहुत से लोगों की प्रवृत्ति है कि ये नेता है, ये एमएलए है, उनके बेटे को ही टिकट दे, और देनी, मुझे तो लगता है देनी चाहिए। मोदी जी ने तय किया, भाजपा ने तय किया एक टिकट देंगे परिवार में। हरियाणा में पिछला चुनाव था, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं दी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा जो ये नेता, इसके बच्चे ही मेरे बॉस बने। ये एक वास्तविक सच्चाई है जिसको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि लोगों की मनस्थिति आज के दिन परिवार के प्रति रहती है, अपनी जाति के प्रति है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार बनी, बिना खर्ची बिना पर्ची के चैलेंज से लोगों ने कहा, और सच्चाई है ये कि यहां पर बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी मिली। उनकी बिरादरी, पंजाबी बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा खफा अपने मुख्यमंत्री से हुए। क्यों? उन्होंने कहा आज तक किसी 200 गज का प्लाट बिरादरी के नाम इन्होंने नहीं दिया, कोई भी एक अफसर नहीं लगाया, किसी को नौकरी नहीं दी, अपनी बिरादरी का किसी का भला नहीं किया। तो वो जो उनके बिरादरी है, उनकी जो जाति है, वो उससे नाराज हुई, और दूसरी जाति उनसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो तो हमारी जाति का ही नहीं है। जब तक हमारी जाति का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो हमें पसंद नहीं है। यानी कि देश की मनस्थिति में जो मानवीय, हमारे भारत की ऐसी मनस्थिति है, भारत की नहीं, हमारे पूरे मूल इसकी एशिया की बात कर रहा हूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, क्योंकि हम तो, हमें एक ही टुकड़ा है ना, तो सबका ये रहता है कि हमें तो एक परिवार की ही गुलामी करनी है। मोदी जी इस पर अटैक कर दी, इसका खामियाजा
मोदी जी को भुगतना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करें तो बहुत सी ऐसे दल मोदी जी के साथ 24 घंटे खड़े हैं और मोदी जी इस सरकार को बड़े आराम से चला सकते हैं। लेकिन मोदी के लिए, इसलिए मैं कहता हूं, सबसे बड़ा चैलेंज इन सरकारों को चलाना है, क्योंकि आपकी लड़ाई किन से, जो बड़े बड़े परिवार स्थापित है, लोग उनको चाहते भी हैं, क्योंकि लोगों का मन रहता है कि मेरी जाति का, इस चुनाव में आपने देखा ही होगा, कितने काम कर लो लेकिन वोट तो जाति पर ही देंगे। देश का हमें कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रवाद अपने घर में रहे, हमें तो अपने जाति से प्रेम है। मैंने पहले भी कहा कि जातियां हमारी जो निधि थी, कि हमारा स्किल डेवलपमेंट का एरिया था, जाति हमारे देश की शान थी, कि इस जाति को, इस बिरादरी को ये काम करना आता है। कोई भी काम आप दोगे, कुम्हार को दोगे तो 1 मिनट में इतना बढ़िया मटका और जो भी वो काम करता है वो करके दिखाएगा। जिस जाति को काम दोगे वो जाति वही काम करके दिखा देगी। ये स्किल डेवलपमेंट था, हमारा एक शान थी। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी पहचान जातियों में करके अपने देश और अपने धर्म को छोटा कर दिया, क्योंकि सोच बन गई। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपको अखिलेश और उसका क्या मंदबुद्धि व्यक्ति है राहुल गांधी, लेकिन उसको भगवान माना जाता है। केजरीवाल जो सत्ता बदलने आए थे, एक परिवर्तन करने आए थे, लेकिन उन्होंने भी आज तक 11-12 साल हो गए, संयोजक का पद भी आम आदमी पार्टी का उनके पास है, मुख्यमंत्री भी वो हैं। जेल जाने के बाद भी ना उनसे पार्टी छूटी, ना उनसे सत्ता छूटी। उसके बाद भी आपने स्टार प्रचारकों की वो देखी होगी, पत्नी का नाम आया और उनकी पार्टी भी केवल उनकी पत्नी के नाम पर भी एग्री थी, चाहे उनको राजनीति की ABC भी ना आती हो। और भाजपा भी यही गलती, खुद मोदी जी बोलते हैं लेकिन ये काम करती है। चाहे वो बहुत से लोगों को दे के उनकी संतानों को टिकट देने का मामला आता है, भाजपा के बड़े MLA MP हैं, उनके संतानों को टिकट, और मैं तो मानता हूं कि देनी भी चाहिए। जब चुनाव जीतना है आपको तो ये काम करने ही पड़ेंगे, अगर आप केवल शुद्धि करेंगे। लेकिन हो सकता है मोदी जी एक महामानव है, जिस संस्कार से जुड़े हैं संघ से, उनकी भी परिपाटी यही है कि असंभव को संभव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि इस तरह की बातें शायद नहीं चलती वहां पर, क्योंकि लोगों का हमारे इतने वर्षों की गुलामी के कालखंड की वजह से हमारे DNA में कुछ रक्त दोष तो आया ही है कि हमें देश बाद में नजर आता है, हमारा जाति और हमारे नेताओं की परंपरा, उनकी संतानों की गुलामी करने का शौक रहता ही है। आप देखेंगे बहुत लोगों को, मैं तो देखकर हैरान होता हूं कि एक ही व्यक्ति है, बुजुर्ग हो गया है, वो पहले एक पीढ़ी की सेवा की है, उसको उसने मुख्यमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया, MLA बनाया, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी को बनाया है, फिर तीसरी को बनाया है, अब चौथी पीढ़ी, वो 23-24 साल की उम्र का बच्चा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है कि अब ये इसका बेटा आएगा ना, फिर मुझे इसकी जगह। आप वो व्यक्ति 80 साल का हो गया, वो कार्यकर्ता, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि कब इस पीढ़ी में, ऐसे ही चिंता कांग्रेस में भी है। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो उसकी पीढ़ी, हमें किसको बॉस बनाना है, किसको अपना पिता मानना है। तो आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले मैं वोटर लिस्ट जो आई है उसकी, रेहान वाड्रा, उसने नाम लिखा है रेहान, रॉबर्ट वाड्रा नहीं, राजीव वाड्रा। आप चेक कर सकते हैं, रेहान राजीव वाड्रा, क्योंकि उनको पता है उस परिवार को कि ये भारतीय लोग परिवार के साथ चलते हैं, जिस परिवार की गुलामी दास्ता इनको पसंद है उसी तरह का इनका जीवन है। तो इन कांग्रेस लोगों का आधी चिंता दूर होगी जब प्रियंका के बेटे राजनीति में आएंगे। और वो गांधी, अभी वो उन्होंने लिखा है रेहान राजीव वाड्रा, अभी वो 6 महीने साल में बाद, 2 साल बाद, जब वो अभी छोटे हैं, बड़े होंगे, जब 25 साल से ऊपर चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे, तो वो लिखेंगे रेहान राजीव गांधी। आप देखना ये होगा ही होगा, क्योंकि हमें आदत ही है। और फिर सभी कांग्रेस खड़गे जैसे 85 साल के व्यक्ति उस 23 साल के में अपना नेता ढूंढेंगे कि हाँ हमारा भगवान आ गया, हमारी प्रवृत्ति बन गई है। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि मोदी ने बहुत काम किए, मोदी है तो मुमकिन है करने के, लेकिन मुझे लगता है इस परिवारवाद के मामले में भारत में मोदी है तो मुमकिन है, शायद हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी बड़ा कठिन है, क्योंकि ये व्यवस्था, हमारा मनस्थिति भारतीय लोगों की, वो इसको अलाउड नहीं करती। आज के अंक में इतना ही। मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।